ठीक, धन हिंदी में बोलते हैं धन, वो वाला धन नहीं बे। हाँ, और अबे तुम हंस मत यार। स्पेक्ट्रम का मतलब प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट जाती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। अकेला वही नहीं होता है भाई, हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम होता है, किसी एटम से कुछ लाइन का भी स्पेक्ट्रम होता है। तो चलिए, बोर ने जो अपन को स्पेक्ट्रम की कहानी सुनाई थी, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना शुरू करते। हमसे कोई स्पेक्ट्रम की बातें करता है तो हमें लगता है कि एक व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म में से पास होगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, हम बोलेंगे ये स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं होता गुरु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली में सन से जो लाइट आ रही है वहां पर तो बिलियंस में एटम्स हैं। तो एक्चुअल ओरिजिन क्या है स्पेक्ट्रम का, हमें ये लाइट मिलती कहां से है? तो अगर आपके पास हाइड्रोजन का कोई एटम है या आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और जब वो वापस आता है तो देखो यार, वो जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे कि अचानक से आपने एक नॉर्मल से कैशियर को बैंक का मैनेजर बना दिया, कुछ भी नहीं करा, बस उठाया और बोल दिया बैंक का मैनेजर बन जाओ। बैंक चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, वो अनस्टेबल पोजीशन है, डुक 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 डुक। तो बस वही वाली बात हो गई, वो वापस आएगा, अपनी कैशियर वाली कुर्सी पे बैठेगा और बोलेगा भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, आप तो किसी और को पहुंचा दो। तो वैसा ही हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को तुमने एक्साइट करवाया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, वो बोलेगा मैं यहाँ स्टेबल नहीं हूं, मैं यहाँ अनस्टेबल हूं। तो जब मैं वापस आऊंगा तो जितनी एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी मैं आपको दे जाऊंगा। उसकी सैलरी बढ़ गई थी ना, मैनेजर की सैलरी मिल रही थी, वापस कैशियर बन गया तो कैशियर की सैलरी पे काम करेगा ना। तो यार हायर पे गया तो एब्जॉर्ब किया, वापस आया तो उतनी एनर्जी को उसने इमिट कर दिया। और बेसिक कॉज स्पेक्ट्रम का यही होता है। और जब किसी एटम से ये जो लाइंस निकल रही होती हैं, इनको हम ऑर्डरली अरेंज कर लेते हैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो किसी का भी स्पेक्ट्रम हो सकता है, मेरी वॉइस का भी एक स्पेक्ट्रम होगा, एक एटम का भी स्पेक्ट्रम होगा। मतलब कि जो भी किसी चीज से वेव्स आ रही हैं उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट कर दो तो वो बन जाएगा आपके पास स्पेक्ट्रम। पहले कभी सिलेबस में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था, बट अब उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा नहीं, वो वाला पार्ट वहाँ से हटा दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, अपन भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं। चलो यहाँ पर देखो, अगर अपन बात करें, अब तुम्हारी केमिस्ट्री की मिस्ट्री यहाँ पिक्चर में आती है। अगर तुम देखो तो वो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें बताया होगा कि n=1 ये ऑर्बिट है, n=2 ये ऑर्बिट है, n=3 ये ऑर्बिट है, n=4, n=5, n=6, n=7 मैक्सिमम। मतलब मुझे तो इतना याद आ रहा है कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था n=7 मैक्सिमम, उसके बाद जो है वो इन्फिनिटी है, बाहर हो गए अपन। तो अपन ने ले लिया एक और 8, ठीक है। सो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जब गया था, उसके बाद जब वो वापस आया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में आ गया तो उसे आप कौन सी सीरीज कहते हो? उसे आप कहते हो लाइमन सीरीज। मतलब कि 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, 6 से 1 में आया, 7 से 1 में आया। तो ये कौन सी सीरीज है? ये कहलाती है लाइमन सीरीज। और इस केस में जो वेवलेंथ निकलती हैं वो किस रेंज को बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं यूवी रेंज को। मतलब कि अगर यूवी रेज निकल रही हैं, इसका मतलब है डैम श्योर है कि लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फुद्दू सा उचक के n=2 में यूवी रेज निकल रही हैं, इसका मतलब है डैम श्योर है कि लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फुद्दू सा उचक के n=2 में आ जाए, यहां से आ गया, 3 से आ गया, 4 से आ गया, 5 से आ गया, 6 से आ गया, 7 से आ गया, उस सीरीज को अपन बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इस केस में जो रेंज आती है अपने पास, वो विजिबल रेंज में जाती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके n=3 में आता है तो उसको बोलते हैं पैस्चन सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस जब आ रहा है n=4 में आता है तो उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। अगर n=5 में आता है तो उसे बोलते हैं फंड सीरीज। अगर n=6 में आता है तो हम फ्री की एक कहानी बताऊं क्या? एक बार हमारे एक शिक्षक महोदय ने ऐसा लिखा था, हम फ्री, तो हमें तब से याद हो गया हम फ्री। मतलब अब हम फेरी
अब इसको तो कोई पढ़ने वाला हेमफेरी पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, बट हम फ्री, एटम खत्म, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म, हम फ्री। सो लास्ट सीरीज हो गई हम फ्री। बेसिकली इतना जो मैंने तुम्हें कुछ सेकंड्स दिए, ये किसी काम की नहीं है, ना तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई है, ना कोई तुमसे पूछने वाला है, बट पूछ ले तो क्या बात है, पूछ ले, हम फ्री। ठीक। सो नाउ कमिंग टू n इज इक्वल टू 1 में आते हैं तो लाइमन, n इज इक्वल टू 2 में आते हैं तो बेलमर। लाइमन की सीरीज बिलोंग करेगी यूवी को, बेलमर की सीरीज बिलोंग करेगी विजिबल को। इसके अलावा सारी की सारी जो हैं, जो एनर्जी अपनी पास निकलने वाली हैं, वो सब के सब IR रेंज, इंफ्रारेड रेंज को बिलोंग करती हैं। सो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इमिशन की बात करी तो हायर से लोअर आ रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात करता तो लोअर से हायर चला जाता। अब अगर तुमसे कोई एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लेने दो, उसमें क्या है, बाबा जी ने बता दिया तुमको, -13.6 Z² अपॉन n²। अगर इसमें, मेरी मैथ्स थोड़ी खराब है बट ठीक है, इतना चला लेता हूं फिजिक्स में जितनी काम आती है। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z हो गया एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब है कि पहले वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दोगे। सेकंड वाले के लिए देखो, Z तो 1 है, n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6 अपॉन 4, यानी कि सेकंड वाले एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड वाले की कितनी एनर्जी होगी, तो यहां पर अपन 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -13.6 अपॉन 9, माइनस का 1.8185 जो भी आ रहा हो, ऐसे ही कुछ आता है 8 के आसपास। अपन गुट्टा मार नहीं पाते भाई, तो इसीलिए डिवाइड कर लेंगे। अपन गुट्टा मारेंगे तो फंस जाते हैं, इसीलिए अपन ने लिख दिया 1.8 समथिंग कुछ आने वाला है। अब यहां पर अगर जो काम की बात है वो ये है, काम की बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से ऊपर जंप कराना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो दोनों की एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, भाई ऑफिसर की सैलरी थी आपके पास 10,000, मान लेते हैं मैनेजर की सैलरी है 90,000, तो आपको कितने का हाइक देना पड़ेगा, 80,000 रुपीज का। तो आप अगर 80,000 रुपीज का हाइक दो, ऑफिसर बन गया आपका मैनेजर, दैट्स इट। सो वैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तब जाएगा, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन इज वेरी शाणा। इलेक्ट्रॉन कहता है इसकी एनर्जी है -13.6, इसकी है -3.4, इनके बीच का जो गैप है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, इससे कम दोगे नहीं जंप करूंगा, इससे ज्यादा दोगे तो भी मैं उतना ही लूंगा जितना मुझे चाहिए। मैं बीच में हवा में लटकने वालों में से नहीं हूं, इतना डेढ़ शाणा होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में कब जाता है। अब ये जो अपने पास वापस आ रहा है तो इतनी एनर्जी इमिट करेगा, कितनी वेवलेंथ को इमिट करेगा, किस वेवलेंथ को इमिट करेगा, तो उसको निकालने के लिए ये आ गया अपने पास एक छोटा सा पिद्दू सा डेरिवेशन। सारी कहानी वहीं से चल रही एनर्जी से। अगर आप देखो, अगर सपोज करो हायर लेवल है अपना E2 से E1 में आ रहा है, N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यही एनर्जी है, यही एनर्जी डिफरेंस है, और यही एनर्जी डिफरेंस जब वापस आ रहा है तो निकलेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, बिल्कुल भी याद नहीं होगा तुम सबको, मुझे भी पता है, मुझे भी याद नहीं था, मोबाइल में देख के लिखा मैंने, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता तुम लोगों से, गुट्टा मार नहीं सकता तुम्हारा बाबा। तो एक काम करना, 2 मिनट लगते हैं इसको डिराइव करने में, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें तरीका बताया था, निकाल लेना, आराम से लिख लेना, अपने पास बहुत सारा टाइम है। अब अपन रिटर्न पेपर लिख रहे हैं, MCQ नहीं कर रहे हैं, और MCQ कर रहे होते और फिर कोई ये पूछ रहा होता तो वो गुग्गू है। चलो इसके बाद अब एनर्जी E2 यानी N2 लेवल पर है, तो यहां पर N2 आ जाएगा, बाकी पूरी कहानी सेम। अगर आप E1 की बात करो तो N1 एनर्जी लेवल है अपना, ये जो ऑर्बिट है, तो यहां पर N की जगह पे आ गया N1। सो E2 माइनस दिस, और E1 की वैल्यू में यहां N1 रख दिया। अब जब दोनों को तुम माइनस करोगे तो गुरु, इस दुनिया में 2 राक्षसों से हमेशा बच के रहना, एक डेसिमल, दूसरा नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल या डेरिवेशन किसी की भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस की जगह तुम कब माइनस कर जाते हो और कब 10 की पावर में जरा सा डेसिमल इधर का उधर होता है, पूरा न्यूमेरिकल उड़ जाता है। तो यहां पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हिंदी में बोले तो धन। ठीक है। सो नाउ अब यहां पर m⁴ z² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² दोनों में से कॉमन, माइनस माइनस हो गया था, प्लस N1 वाले को पहले लिख दिया, N2 वाले को बाद में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, डी ब्रॉगली के टाइम पर बहुत करा है ना,
डुअल नेचर में बहुत इसको संभाला अपन ने, तो अब याद हो गया होगा मुझे, इतना याद हो जाता है मुझे, है ना। सो ये HC अपने पास डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही HC डिवाइड में आएगा तो ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है Z के अलावा। कौन सी चीज़? m e⁻, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा देख रहा हो आप। मतलब अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा होता तो अभी इतने अच्छे से क्या समझा पाता। अब देखो कितना बढ़िया अपने हाईलाइट वाईलाइट भी हो जाती हैं चीज़ें। me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ये पूरी चीज़ है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट देते देते हमारे सामने इतने सारे कांस्टेंट आ गए कि अब हमें ही नहीं पता कि इस कांस्टेंट को क्या बोलते। मतलब R को कभी गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, R कभी रिडबर्ग कांस्टेंट भी बन जाता है, यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। सो R इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन वो फिर वही वाली घुट्टे वाली 7 डिजिट तक वाली वैल्यू याद नहीं रख पाएंगे, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁷ मीटर इनवर्स। और ये आपका फॉर्मूला है 101%, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा 101%। बहुत कम बोलता है तुम्हारा बाबा ऐसा। 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 हमेशा होगा छोटा जिसमें आ रहे हो, और N2 होगा जहां से आ रहे हो। N1 हमें, और अगर इतना भी नहीं कर पाओ ना तो यही वेवलेंथ है, लेंथ लंबाई नेगेटिव नहीं होगी तो गलती से तुमने N1 N2 की वैल्यू इधर उधर करी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर पहले आंसर पॉजिटिव आ रहा था तो बाद में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो समझ जाना कि तुमने N1 N2 में घोल कर दिया है तो उसको पॉजिटिव कर देना, कहानी खत्म। ठीक, चलो तो ये हो गया अपने पास। अब अपने पास जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमसे ये कहा जाएगा हर एक सीरीज के लिए, जैसे कि यहां लाइमन, बेलमर, पेस्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, अगर इन सब के लिए आपसे कोई कहे कि मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी, तो देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी से और भी दूर से, इन्फिनिटी से, अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी पर एनर्जी को अपन मानते हैं 0 शून्य, और यहां पर अपने पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इन्फिनिटी से यहां आओगे तो एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए यहां पर जब मैं आपसे कहूं हाईएस्ट एनर्जी निकल रही है यानी कि लोएस्ट वेवलेंथ निकल रही है, उस केस में N1 हो गया 1, N2 हो गया इन्फिनिटी 1/λmin, जो अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला था उसमें N1 हो गया 1, N2 हो गया इन्फिनिटी। मतलब लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी 1/R। अगर बेलमर सीरीज होती तो N1 की वैल्यू 2 हो जाती बस, तो ये आ जाता 4/R। अगर ये पेस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज होती, अगर ये पेस्चन सीरीज होती तो बस ये ही चीजें बदलती, N1 बदलता, आंसर आता चला जाता। अब मैं आपसे कहूं लोएस्ट एनर्जी की बात करें तो लोएस्ट एनर्जी कब? जब आप जस्ट बाजू वाले से आओगे। इस केस में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अगर ऐसा है इसका मतलब है कि N1 हो गया 1, क्योंकि लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, और N2 हो गया अपने पास 2। इस केस में अगर आप यहां पर वैल्यू रखो, अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे Z कहां गया, तो Z तो भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1। अब N1 हो गया 1, N2 हो गया तुम्हारे पास 2, क्यों? क्योंकि बाजू वाले से ही आ रहे हो। तो ये 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4। गुग्गो ये 4 ऊपर, ये 3R नीचे, लैम्डा मैक्स आ गया 4/3R। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, लोएस्ट एनर्जी है लाइमन में। इसी तरह आप बेलमर में निकाल सकते हो, इसी तरह पेस्चन, ब्रैकेट, पेस्चन, फंड, इन सब में निकाल सकते हो, तो निकाल ले जाना भैया। इसी तरह एटम जो है वो हो चुका है खत्म। Keep sharing, keep liking the video, keep subscribing.